हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना रीट का एग्ज़ाम। ठीक है, रीट का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम आज की क्लास में। ये आपके रीट का क्वेश्चन पेपर है और 2012 का जो राजस्थान अध्यापक पात्रता जो परीक्षा होती है उसको पढ़ेंगे हम। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम सोशल स्टडीज़ के करेंगे, सामाजिक अध्ययन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि आपका एसएस वाला पार्ट 91 से शुरू होता है। तो 91 इज भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों? कर्नल ट्राड की एनलांस का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, या सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में। और ये जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता, ये सारे इसी के ही नाम हैं। ओके, तो इस सभ्यता की खोज हुई थी और यही आपकी 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन इज वैदिक कुलीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ऑप्शन सी, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। ऑप्शन डी, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? यहाँ का सबसे गलत कथन है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, जबकि वो पूरी तरह से डेवलपमेंट थी उस वक्त पर। तो संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था भाई वैदिक युगीन समाज में। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, बाकी तीनों चीज़ें राइट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए इज कुटीर उद्योगों का ह्रास, आपके तीव्र जनसंख्या वृद्धि और आवश्यक सुविधाओं का अभाव, बढ़ती महंगाई। तो इसमें जो ये बढ़ती महंगाई है ये आपके शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, बाकी ये तीनों कारण शहरीकरण प्रमुख कारण है बढ़ती महंगाई, बाकी ये तीनों कारण नहीं है। देखो, शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है बढ़ती महंगाई की वजह से आपके शहरीकरण का विकास नहीं हुआ है। बाकी कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आवश्यक सुविधाओं का अभाव, ये तीनों के तीनों आपके शहरीकरण के प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94 को। इसमें आता है कि आपकी ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो ये तो सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है। क्रीट सभ्यता, यूनान और रोमन, बिल्कुल गलत। मिस्र की सभ्यता हमारी हड़प्पा की सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये सभ्यता हमारी हड़प्पा की सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें रोंग कथन को देखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में विशेषलिंगम पंतुलुनी ने आपके विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और मांगों का समर्थन किया। ऑप्शन सी, आपका पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित करके स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक बुक प्रकाशित की थी और स्त्रियों के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। ये बिल्कुल राइट है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार किए गए इन सारे प्रयासों में आपका ताराबाई शिंदे वाला प्रयास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान जो है वो राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के बारे में है? तो ये कथन भैया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया था, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थी ये लाइन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो कौन से ऐसे चोल शासक थे? तो ऑप्शन इज परांतक फर्स्ट, विजयालय, राजेंद्र चोल सेकंड, आदित्य फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा आदित्य फर्स्ट। इन्होंने आपके पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था, आदित्य फर्स्ट ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम और गांव में बांटा था? राष्ट्र,
कोटम और गांव में बांटा था, तो कौन था? वो थे भाई आपके पल्लव। कौन थे? पल्लव। ठीक है, तो आपको चोल है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है और पल्लव। तो इसका आंसर कौन क्या था आएगा? इसका राइट आंसर पल्लव। दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश ने राज्यों को राष्ट्र, कोटम और गांव में विभाजित किया था। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय आपका प्रसिद्ध हुआ था? राष्ट्रकूटों के टाइम पर, चालुक्य के टाइम पर, चोल के टाइम पर या पल्लव के टाइम पर? तो किसके टाइम पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई आपके राष्ट्रकूटों के टाइम पर। राष्ट्रकूटों के समय पर कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, किसके टाइम पर? राष्ट्रकूटों के टाइम पर। तो इसको आप ध्यान रखना, राष्ट्रकूटों के टाइम पर आपका कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100। रामपुरवा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरवा का, तो ये बिहार में, असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है बिहार में है रामपुरवा का शीर्ष वाला अशोक स्तंभ, अशोक का पिलर जिस पर अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखवाया था। तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से सगुन भक्ति का प्रचारक संत कौन था? सगुन भक्ति का कबीर थे, निम्बार्क, नानक या दादू? तो सगुन भक्ति को मानने वाले कौन थे? तो निम्बार्क जी थे, सगुण भक्ति को के प्रचारक को मानने वाले निम्बार्क। ठीक है, कौन थे? निम्बार्क। वैसे कबीर जी आपके निर्गुण भक्ति को मानते थे, यानी किसी भी प्रकार के आप ये लगा लो कि मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, किसी भगवान को नहीं पूजते थे, निर्गुण भक्ति मानते थे कबीर जी। तो निम्बार्क जी सगुण भक्ति के प्रचारक थे, जिसमें भगवान की मूर्ति के सामने उनको रखकर पूजा जाता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुरी सीकरी में 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते हाउस बनवाया। तो इसमें हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो ये अकबर ने फतेहपुरी सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनाई, तो ये गलत है। ठीक है, अकबर ने फतेहपुरी सीकरी 1585 ईस्वी के बाद नहीं बनाई थी। और बाकी ये तीनों राइट हैं। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में ही है, और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते हाउस बनवाया था। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? तो महाराणा प्रताप जब मर गए थे तब उनकी आयु क्या थी उस वक्त? तो 57 यानी 57 वर्ष के थे महाराणा प्रताप जी जब उनकी मौत हुई थी। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हुई महाराणा प्रताप की तो वो 57 साल के थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104। सर का प्रतिशत 30 था और 1870 ईस्वी में घटकर कितने प्रतिशत रह गया? तो बहुत कम हो गया था, क्योंकि भारत में अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों ने यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग वाले काम को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, केवल 3% रह गया था भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105। महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई बुक्स लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीवन की राइटर कौन थी? तो इसकी राइटर थी भाई रस सुंदरी देवी। अमार जीवन की राइटर कौन थी? आपकी रस सुंदरी देवी इसकी राइटर थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अडोप्ट किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो आप सबको पता है भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो किसने अपनाया था? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107। पंथ निरपेक्ष जो शब्दावली है जिसे बाद में जोड़ा गया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है, प्रियम्बल में मिलता है, उद्देशिका में मिलता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में मिलता है इसका उल्लेख। जो आपके जो ये प्रस्तावना है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष धर्म राज्य बनाने के लिए, इस तरह की ये प्रियम्बल। ठीक है, तो इसका जो आपका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 42 कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। बालकों के अधिकार बिल 1992 का अनुच्छेद है ये। तो ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 109। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई देखो, समानता का अधिकार,
मौलिक अधिकार है। फ्रीडम का, ये भी मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आपका हृदय भी कहा गया, तो ये भी अधिकार है। बट मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो मतदान का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के काम में किस अनुच्छेद में समाहित है, ठीक है। तो आपकी जो मूल कर्तव्य है, यानी आपके फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, वो संविधान के भाग 4 के क्या में है, पर किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल्स में आते हैं, तो वो भाई 51 का में। तो ऑप्शन रहेगा राइट ए, 51 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य देखना हमने। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य ये है कि सभी जो आपके विधायक है, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। सभी विधायकों के जो मत है वो समान मूल्य रखते हैं, ये इसका बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 112। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये भाई आपका हुआ था 1992 में। 1992 का था 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को प्रबल बनाने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 113। इस क्वेश्चन का राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए थे आपके चुनाव। उसमें महिलाओं के आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ महिलाओं ने उठाया था? तो 33% आरक्षण दिया गया था 2010 में स्थानीय यानी लोकल जो चुनाव हुए थे उन चुनाव के अंदर महिलाओं को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महापौर के नाम से जाना जाता है नगर निगम के प्रमुख को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115। तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। कुल सीटें 200 हैं और कुल सदस्यों की संख्या भी कितनी है? 200 हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन विच ओशन इज मेराइन ट्रेंच लोकेटेड, यानी किस महासागर में आपका मेरियाना गर्त स्थित है? मेरियाना गर्त आपका संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त, मेरियाना गड्ढा भी जिसे कहते हैं। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। कितनी? 11,033 इसकी गहराई है। और ये आपका फिलीपींस द्वीप की पूर्व में स्थित, पूर्व में पाया जाता है महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर फिलीपींस आइलैंड है, उसके पूर्व में है ये आपकी खाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 107। तो उसका राइट आंसर आपको पता है प्रशांत महासागर रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, राइट। एशिया सबसे बड़ा, अंटार्कटिका ये नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को एक देशीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एक कंट्री की तरह है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। तो कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो भाई हम देखते हैं, वायुमंडल तो आपका है, जैव मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, बट ये जो ओजोन मंडल है ये नहीं है। ओजोन मंडल पृथ्वी का परिमंडल ना होकर ये वायुमंडल की ही एक लेयर है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन मंडल जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को धारण करती है और हमें कैंसर से बचाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119। संगमरमर एक उदाहरण है किसका? कायांतरित सेल का, आग्नेय का, अवसादी का, प्लूटोनिक का। तो संगमरमर आपका जो चूना पत्थर है, जब अधिक तापमान के दबाव में आता है, अधिक दबाव में आता है, तब वो अपना रूप बदलकर किस प्रकार की चट्टान बन जाता है? कायांतरित चट्टान बन जाता है। तो संगमरमर आपका कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन की साधन के रूप में ही अपक्षय और अपर्दन दोनों काम करते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो आपका एक धात्विक खनिज नहीं है, हमें वो देखना है। तो निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है?
तो भाई निम्न में से आपका जो बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, तांबा, अभ्रक, तो यहाँ पर जो आपका धात्विक खनिज नहीं है वो कौन सा? अभ्रक। कौन सा है हमारा धात्विक खनिज? नहीं है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है, बाकी सारे आपके धात्विक खनिज है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 122, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसाधन का प्रकार दिया हुआ है, आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं। अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन देखें तो भाई प्राकृतिक गैस आपके अनवीकरणीय, यानी एक बार आपने यूज कर लिया आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन, हाँ जल एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आता है जैव संसाधन, तो वन आपके एक जैव संसाधन है क्योंकि वनों में जीवन पाया जाता है, जबकि तांबा आपका सर्वव्यापक संसाधन नहीं है क्योंकि तांबा सभी जगह पर नहीं पाया जाता, पर्टिकुलर कुछ एरियाज में ही तांबा पाया जाता है, तो तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, देखते हैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का जो संबंध है वो किसके साथ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? संसाधनों के अधिकतम यूज से, या उसके अलावा संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, या ऊर्जा संसाधनों के विकास से? तो इसका राइट आंसर रहेगा संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 124, तो वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण पूछा गया है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़, या नगरीकरण। तो जो आपके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये भी आपके वन्य जीवों के कम होने का कारण है, और नगरीकरण भी, क्योंकि नगरीकरण से ही हम पेड़ों को काटते हैं और वन्य जीवों को उनके आवास नष्ट हो जाते हैं और इसी वजह से वन्य जीव कम हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125, विश्व में निम्न में से कौन सी एक प्रदेश में आपकी गहन निर्वाह कृषि की जाती है? शीतोष्ण प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, या अर्ध शुष्क प्रदेश में? तो किसमें होती है भाई? तो भाई आपके मानसूनी प्रदेशों में गहन कृषि जो आपकी किसान अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए करता है, यानी व्यापार के उद्देश्य से कम, और उसके अलावा आपके जीवन पेट भरने के लिए ज़्यादा की जाती है इस प्रकार की एग्रीकल्चर, तो उसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज राइट, पामीर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, भारत के किस राज्य में गर्मियों में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती हैं? काल बैसाखी जो कि मानसून से पूर्व की वर्षा है, मानसून से पहले वाली वर्षा को नाम कहते हैं काल बैसाखी। तो भारत में भाई असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर दोनों राज्यों के अंदर ही इस तरह की हवाएं चलती है, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी बोथ आर राइट रहेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128, तो देखते हैं भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरवन, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, दार्जिलिंग। तो भारत में लद्दाख में मिलता है याक पशु, अधिकतर ये बर्फीले इलाकों में ही पाया जाता है, तो भारत में आपके याक पशु मिलता है लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन 129, निम्न में से किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादक परिकर इकाई है? ऋषिकेश, आपके शिमला, देहरादून, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाइयों की, वैसे भी कहते हैं ना हिमालय का पार्ट है, और जो हमारे भगवान जी हनुमान जी भी तो यहीं से लेकर गए थे दवाइयाँ। ठीक है, तो ऋषिकेश जो है वो एंटीबायोटिक दवाइयों की उत्पादक इकाई है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1982, 86, 88, 91। तो भाई ये हुआ था आपका 1986 में लागू। कब हुआ था? 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 131, देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? वर्षा में सहायक, ऑप्शन बी इज जल विद्युत उत्पादन के लिए सहायक, सी इज जल विभाजक का कार्य करता है, डी परिवहन के लिए अवरोधक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो आपकी अरावली है वो किसका काम करती है? जल विभाजक का। अरावली जल विभाजक का काम करती है। किसका? अरावली जल विभाजक का काम करती है। जैसे ये आपका साउथ इंडिया है, यहाँ से अरावली ऐसे आती है, साउथ इंडिया नहीं, यहाँ पर आपका ये गुजरात और यहाँ पे राजस्थान आता है, तो अरावली कुछ इस तरह की डायरेक्शन में है, तो इसके इस साइड भी
पौने चली जाती है और इसके इस साइड भी, और बीच में आपके जो इस तरीके से है ना यहाँ पर रह जाती हैं, जिसे दोनों तरफ से मानसूनी पवने बह जाती हैं यहाँ से, और इसी वजह से यहाँ पर जो अरावली है एक जल विभाजक का काम करती है, जल को अलग करने का काम करती है अरावली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत इकाई है। राजस्थान में जो पानी संग्रह किया जाता है किस इकाई, एक पुरानी इकाई है टांका। टांका वहाँ की एक पुरानी इकाई है और इस इकाई के द्वारा जल को इकट्ठा किया जाता है, बारिश के जल को, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान के किस जिले में आपका छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। राजस्थान के किस जिले में, तो इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान के जो 12 जिला है, 12 जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो राजस्थान के 12 जिले में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, देखते हैं क्या है। तो इसमें ये राजस्थान से ही रिलेटेड है आपका, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये अजमेर में, हमको जो गलत जोड़ा है ना वो देखना है, और बॉल बियरिंग ये आपका अलवर में, और सीमेंट मोडक में, विद्युत मीटर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये बॉल बियरिंग जो दिया हुआ है ना अलवर में, ये गलत है, बॉल बियरिंग आपका अलवर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर इज बी। वैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT राजस्थान के अंदर अजमेर में भी है, सीमेंट वाला मोडक में भी है, विद्युत मोटर वाला जयपुर में भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 135, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जो जिले हैं वो आपके कौन कौन से हैं, जहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से जिले हैं। तो अजमेर, आपका भीलवाड़ा या जयपुर, तो कौन से जिले हैं, तो आपके यही फर्स्ट ऑप्शन इज राइट रहेगा इसमें। राजस्थान के अंदर आपका अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर यही आपके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आपने ये तो पता कर लिया कि राजस्थान में अभ्रक उत्पादक जिले आपका अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान और प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान के अंदर कब लागू हुआ था। विरासत यानी जो भी आपके हेरिटेज एरियाज हैं या जो भी कुछ है हेरिटेज के तौर पर, तो उनको बचाने के लिए आपके जो भी प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ ये अधिनियम, तो ये हुआ था भाई आपका, ऑप्शन देखते हैं 1961, 1971, 47 और 52। तो ये 1961 में राजस्थान के अंदर हेरिटेज से रिलेटेड संरक्षण यानी पुरानी चीज़ों को, पुराने स्मारक को, पुरानी जो आपके अवशेष है उन सबको बचाकर रखा गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, बालद क्या है। मांड गायन की परंपरा, बेनजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर मान लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, ओल्लू का प्रायवाचियों, अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे और पानी की खोज पर अन्य भूभागों में ले जाने की घटना। तो आई डोंट नो भाई इसका क्या राइट आंसर रहेगा, तो आप देख लेना अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 137, राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, इन्होंने अपना एक जीवन किसान के रूप में शुरू किया था, और इसके अलावा ये बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंधित रहे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, तो कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखो भाई, राजस्थान के कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, मुख्यमंत्री तो बन भी सकता है, प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, और ये तो ये कथन हो गया। और दूसरा, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, ये भी गलत है। तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू नहीं किया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो राजस्थान के प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। तो राजस्थान के प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, राजस्थान एक राज्य है, स्टेट है, तो उसका मुख्यमंत्री बना जाता है, ना कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 139, देखते हैं। राजस्थान की जो अमूल्य साहित्यिक जो धरोहर है वातान री फुलवाड़ी कितने खंडों में बटी हुई है। तो 8, 10, 12, 16। तो आई डोंट नो ये वाताड़ी फुलवाड़ी ये जो भी है आप देख लेना कितने खंड में बटी है, मुझे इसका आंसर नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 140, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। तो मानगढ़ भाई राजस्थान के बांसवाड़ा में है, किस में, बांसवाड़ा में। तो मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 141, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है।
सामाजिक संस्कृत संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, या शैक्षणिक समस्याओं के समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उनके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए ही द स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज नेसेसरी फॉर। ठीक है, तो आपके जो सामाजिक सांस्कृतिक हमारी संरचना है, हमारा समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, और उनके पर्यावरण को समझने के लिए ही सामाजिक विज्ञान अध्ययन की नीड है, आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को इकट्ठा करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। ये सामाजिक विज्ञान की एक नई संकल्पना, एक नया कंसेप्ट है, बाकी सारी पुरानी है। ठीक है, तो नया कंसेप्ट है ये मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? एक प्राइमरी नेसेसरी क्या है आपके सामाजिक विज्ञान क्लासरूम की, सोशल साइंस क्लासरूम की? तो क्या क्या होना चाहिए? एक स्थिति, बनावट और स्थान, प्रदर्शन की सुविधा होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, वाचनालय का संलग्न होना चाहिए, प्रयोगों की सुविधा होनी चाहिए। तो भाई आपके एक सोशल साइंस क्लासरूम के अंदर एक तो स्थिति, बनावट और स्थान, ये चीज़ होनी चाहिए, और प्रयोगों की भी सुविधा होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट की भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, साइट होनी चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ओके, तो इसके ए और डी बोथ ऑप्शन ही राइट रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष आपको अगर विकसित करनी है तो कुशलता होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और अपने विचारों को एक्सप्रेशन कर सको, ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो नॉलेज, स्किल और एक्सप्रेशन, तो सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक कक्षा कक्ष जो प्रोसेस है वो विकसित हो सकता है। नेक्स्ट आता है, अभी इसमें 144 ही क्वेश्चन है, तो एक पेज गायब है। तो जितने क्वेश्चन थे उतने हमने कर लिए हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो ये थी भाई आपके सोशल स्टडीज़ की रीट का एग्जाम 2012 का, जिसमें मैंने एसएस के क्वेश्चन आपको कराए हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और उनके आंसर भी। तो कई बार क्वेश्चंस आपके सेम भी आ जाते हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है सबको कम्प्लीटली पढ़ लो। ठीक है, अगर आप उनको सबको कम्प्लीटली पढ़ के चलोगे ना, तो आपके 10-12 क्वेश्चन तो कई बार वही रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगी ये चीज़। ओके, तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर देना, शेयर कर देना मैक्सिमम अपने एजुकेशन ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें और क्वेश्चंस को कर सकें। और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में हम दोबारा भी आपके सामने आप मेरे चैनल पर आ सको। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।